हेलो बच्चों इस वीडियो लेक्चर में आपके फाउंडेशन 2 के मैथ्स के क्वेश्चन के सॉल्यूशन करेंगे और साथ ही साथ आपके आंसर शीट में आपने जो दिया है क्वेश्चन सॉल्यूशन किया है क्वेश्चन का, उसमें आपने क्या गलतियां किया है उसके बारे में भी आपको बताएंगे और उसको किस तरह से प्रॉपर वे से कैसे लिखना है ये आपको डिस्कस करेंगे इस वीडियो लेक्चर में। तो चलिए बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे आप देख रहे हो कि ये आपका फाउंडेशन 2 है और ये सब्जेक्ट मैथ्स का है। तो पहले लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे। इसमें दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2। इंटरनल चॉइस है, मतलब कि इन दोनों में से कोई एक दे सकते हो और इन दोनों में कोई एक दे सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर और लिखा है जो कि बाई मिसप्रिंट हो गया है, ये गलती से मिसप्रिंट हो गया, ये और यहाँ पर नहीं होगा और इसके बीच में होगा, मतलब इन दोनों में से इंटरनल चॉइस है। पहला क्वेश्चन में इन दोनों में कोई एक आपको जवाब देना है। चलिए पहला ये क्वेश्चन का हम डिस्कशन करते हैं और आपने किस तरह की गलतियाँ की हो वो हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। देखिए ये आपका पहला का सॉल्यूशन एक बच्चा किया हुआ है, स्टूडेंट बहुत ही अच्छा किया हुआ है, नीट एंड क्लीन है, इसका सॉल्यूशन भी करेक्ट है। लेकिन ये एक गलती किया है जो आप लोग नहीं करोगे, क्योंकि आप लोग बार बार करते हो, ये चीज़ें गलती नहीं करोगे। देखो यहाँ पर ये देखो कॉसेक पाई माइनस पाई अपॉन 6 की वैल्यू डायरेक्ट ये 2 लिख दिया है, जबकि यहाँ पर कॉसेक पाई माइनस पाई अपॉन 6 को पहले हम क्या लिखेंगे, कॉसेक लिखेंगे, पहले कॉसेक पाई अपॉन 6, ठीक है ना। और फिर कॉसेक पाई अपॉन 6 का वैल्यू होता है 2, ठीक है ना। तो ये एक स्टेप छोड़कर डायरेक्ट ही लिख दिया है, जो नहीं करना होगा, ठीक है ना। ये गलतियां नहीं करेंगे, ओके। और सभी ये पूरी सॉल्यूशन सही है, नीट एंड क्लीन है। चलिए इसका हम सॉल्यूशन करके बता दे रहे हैं यहीं पर। क्वेश्चन पहला है कि ये प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, तो यहाँ पर हम LHS लिख लेते हैं। हमें प्रूव करना है कि कॉट स्क्वायर पाई अपॉन 6 प्लस कॉसेक 5 पाई अपॉन 6 प्लस 3 tan स्क्वायर पाई अपॉन 6 की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 6 आनी चाहिए, ये प्रूव करना है, ठीक है ना। इसकी पूरी की वैल्यू 6 लाना है। चलिए हम LHS लिख लिए। अब देखो कॉट स्क्वायर पाई अपॉन 6 है, तो कॉट स्क्वायर पाई अपॉन 6 है, मतलब कॉट पाई अपॉन 6 की वैल्यू का स्क्वायर कर देंगे। तो कॉट पाई अपॉन 6 की वैल्यू कितनी होती है, √3, तो इसका कितना हो जाएगा, स्क्वायर। अब है कॉसेक पाई अपॉन 6। अब देखो कॉसेक पाई अपॉन 6 की वैल्यू नहीं पता है, तो इसको हम 0 से 90 के बीच में तोड़ लेते हैं, पाई अपॉन 6 को एक्सपेंड करेंगे। चलिए तो कैसे कर लेते हैं, ऐसे करते हैं, तो कॉसेक 5 पाई अपॉन 6 को हम लिख सकते हैं पाई माइनस पाई अपॉन 6, 5 पाई अपॉन 6 को ये लिख सकते हैं। अब आया 3 tan स्क्वायर पाई अपॉन 6, मतलब tan पाई अपॉन 6 की वैल्यू कितनी होगी, तो tan पाई अपॉन 6 की वैल्यू 1 अपॉन √3 स्क्वायर है, तो ये यहाँ पर स्क्वायर कर दिया। अब देखो ये हो गया आपका 3। अब इसको हमें बताना पड़ेगा कॉसेक पाई माइनस पाई अपॉन 6 की वैल्यू क्या होगी, हम डायरेक्ट नहीं लिख देंगे। अब ये देखो ये एक फार्मूला पर बैठ गया, कौन से फार्मूला पर बैठ गया हम यहाँ पर समझा रहे हैं। एक फार्मूला है कॉसेक 180 डिग्री माइनस थीटा, कितना होता है, तो ये होता है कॉसेक थीटा होता है, ठीक है ना। पहले ही बता दिए हैं कि देखो 90 अगर इवन मल्टीपल में होगा, मतलब 180 हमारा 90 का इवन मल्टीपल में है तो कोई चेंज नहीं, अगर ऑड मल्टीपल में होता तो चेंज होता, तो कोई चेंज नहीं। अच्छा कॉस का कॉस ही रह गया, थीटा यहाँ पर आ गया। अब ये किस क्वाड्रेंट में है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में है, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक की वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो इसलिए पॉजिटिव रहेगा, मतलब कि कॉसेक 180 डिग्री माइनस थीटा आपका कॉसेक थीटा के बराबर हो गया। तो यहाँ पर थीटा की जगह कितना है, पाई अपॉन 6, तो यही फॉर्मूले का यहाँ पर हम यूज़ किए करेंगे यहाँ पर। तो ये कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा कॉसेक पाई अपॉन 6, ये हो जाएगा 3, 1 अपॉन √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 अपॉन 3, ये कैंसिल हो गया। अब क्या आ गया देख लीजिए यहाँ पर, तो ये 3 प्लस कॉसेक पाई अपॉन 6 का वैल्यू होता है 2 और ये हो गया 1, तो कितना हो गया 6, यही आपका RHS है, यही हमें लाना है, ये हो गया प्रूव्ड। तो इस तरह से आप इसको
सॉल्व करोगे। ओके, नेक्स्ट करते हैं। अब नेक्स्ट करते हैं। अब देखिए, ये तो हमने कर लिया, ये प्रूव कर लिया। इसी का दूसरा वाला पार्ट भी कर लेते हैं, ये क्वेश्चन इसका और में। अगर कोई बच्चा ये किया होगा तो इसको कैसे करना है और क्या आपने गलतियाँ करते हो, ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए, इस क्वेश्चन को ये भी हमें प्रूव ही करना है। इस पूरे वैल्यू को कॉट स्क्वायर एक्स के बराबर करना है, मतलब इस LHS को RHS के बराबर करना है। चलिए करते हैं। देखो, एक स्टूडेंट यहाँ पर ये किया हुआ है, ये सही किया हुआ है, लेकिन इसमें गलत क्या है कि देखो, ये पूरी वैल्यू इसके बराबर करना है। यहाँ पर लिखा है LHS। अब ये LHS लिखा ही नहीं है कि LHS है क्या। हमें ये LHS के बराबर हमें लिखना पड़ेगा कि ये LHS, ये पूरी वैल्यू हमारी LHS है। ठीक है, LHS ना लिखकर डायरेक्ट कर दिया है। ठीक है, तो आप लोग डायरेक्ट मत किया करो, स्टेप बाय स्टेप करना है। ठीक है ना। तो आप यहाँ पर जब LHS लिखे हैं तो आपको यहाँ पर LHS ऐसे लिखना पड़ेगा, cos पाई प्लस एक्स इंटू कॉस माइनस एक्स अपन में यहाँ पर साइन पाई माइनस एक्स इंटू कॉस पाई अपॉन 2 प्लस एक्स, ये लिखना पड़ेगा। इसके बाद ये सोल्यूशन सही है, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद ये पूरी सोल्यूशन सही है, तो ये गलती आप नहीं करें। ठीक है ना। यहाँ पर जब LHS लिखे हैं तो LHS इक्वल टू क्या है, ये हमें मेंशन करना पड़ेगा। स्टेप बाय स्टेप हमें चीज़ों को सॉल्व करना है। चलिए, अब इसको हम कर लेते हैं सोल्यूशन। तो यहाँ पर इसका सोल्यूशन हम करते हैं। चलिए, इसका मतलब पहला का और वाला, ठीक है, फर्स्ट का ये जो बी पार्ट और वाला है। तो आपको क्या दिया है, LHS में क्या दिया हुआ है, LHS में यही दिया हुआ है। देखो, LHS ये क्वेश्चन उतार लेते हैं। आपका ये है आपका कॉस पाई प्लस एक्स आई इंटू कॉस माइनस एक्स, और अपन में नीचे में क्या दिया हुआ है जी, साइन दिया है पाई माइनस एक्स और कॉस पाई अपॉन 2 प्लस एक्स। इसको हमें कॉट स्क्वायर एक्स के बराबर करना है। ठीक है, चलिए करते हैं। अब देखिए, इसमें कुछ हम फार्मूले का यूज़ करेंगे। कौन कौन से आप फार्मूले बता भी सकते हो कि आप कौन कौन से यूज़ कर रहे हो। देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर आप देख रहे हो। ठीक है, ये यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर हम cos पाई प्लस एक्स मतलब cos 180 डिग्री प्लस थीटा वाला फार्मूला लगेगा। यहाँ पर cos माइनस एक्स है मतलब cos माइनस थीटा वाला फार्मूला यहाँ पर लगेगा। साइन पाई माइनस एक्स मतलब साइन 180 डिग्री माइनस थीटा मतलब पाई माइनस थीटा वाला फार्मूला लगेगा। और यहाँ पर cos पाई अपॉन 2 प्लस एक्स मतलब कि cos 90 डिग्री प्लस थीटा वाला फार्मूला लगेगा। ठीक है, 180 को हम पाई लिखते हैं और 90 को पाई अपॉन 2 लिखते हैं। ठीक है, 180 हो गया डिग्री में और पाई हो गया रेडियन में। उसी तरह से 90 हमारा डिग्री में हो गया, पाई अपॉन 2 हो गया रेडियन में। तो हम इस चीज़ को यहाँ पर आप दिखा सकते हो कि जो फॉर्मूले, देखो कॉस यहाँ पर लिख सकते हो कॉस 180 डिग्री या पाई, जो यहाँ पर पाई भी लिख सकते हो, पाई प्लस थीटा या 180 डिग्री प्लस थीटा क्या होता है, तो होता है माइनस कॉस थीटा होता है। ठीक है ना, ये फार्मूला। उसके बाद कॉस माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो होता है कॉस थीटा बराबर होता है। ये आप समझाने के लिए आप साइड में लिख सकते हो। इसके बाद साइन पाई माइनस थीटा कितने के बराबर होता है, तो साइन थीटा के बराबर होता है। और कॉस पाई अपॉन 2, पाई अपॉन 2 का मतलब 90 डिग्री लिखिए या पाई अपॉन 2 लिखिए। पाई अपॉन 2 प्लस थीटा कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा माइनस साइन थीटा। पहले बता दिए कि 90 डिग्री अगर इवन मल्टीपल में होगा तो चेंज नहीं होगा, ऑड मल्टीपल में होगा तो चेंज होगा। उसके बाद हम ये चेक करते हैं कि किस क्वाड्रेंट में, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो सभी पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में हो तो साइन और कॉसेक पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में हो तो टैन और कॉट पॉजिटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट में हो तो सेक और कॉसेक पॉजिटिव होता है। तो ये फार्मूला होता है, इसी का हम यूज़ करेंगे। तो पहला वाला फार्मूला यहाँ पर यूज़ करेंगे, दूसरा वाला फार्मूला यहाँ पर यूज़ करेंगे, ये फार्मूला यहाँ यूज़ करेंगे और ये फार्मूला यहाँ यूज़ करेंगे। ओके, तो चलिए हम कर देते हैं। तो अब क्या करोगे, अब फार्मूले को साइड में लिख सकते हो। और ये देखो, तो कॉस पाई प्लस एक्स मतलब 180 डिग्री प्लस थीटा कितना हो जाएगा,
तो ये हो जाएगा माइनस कॉस एक्स। अच्छा ये कितना हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस एक्स। नीचे कितना आ जाएगा, तो नीचे आ जाएगा हमारा साइन एक्स और ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स। अब ये क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स हो गया और नहीं फिर ये माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ये माइनस कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया आपका कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। और जो बच गया आपका, इसको क्या कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट स्क्वायर एक्स। ये आपका क्या आ गया, RHS। तो ये भी प्रूव्ड हो गया, हैंस प्रूव्ड। तो ये भी हो गया। तो इस तरह से वो स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को लिखेंगे, करेंगे। जो फार्मूले का यूज़ करें उसको साइड में बता देंगे कि हम कौन से फार्मूले का यूज़ कर रहे हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट करते हैं। अब चलिए पहला क्वेश्चन का दोनों पार्ट हो गया। अब देखिए चलिए दूसरा क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन हो गया हमारा। अब ये देखिए ये क्वेश्चन, इसमें भी इंटरवल चॉइस क्वेश्चन है। आप ये और ये दोनों में से कोई एक जवाब दे सकते हो। हम दोनों क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। पहले हम इस क्वेश्चन का डिस्कस करते हैं, पहला वाला ये करते हैं। पहला में क्या बोल रहा है, फाइंड बोल रहा है। यहाँ पर बोल रहा है कि फाइंड a प्लस बी के पावर 4 माइनस ए माइनस बी के पावर 4 होल पावर 4, हैंस इवेल्युएट, इस वैल्यू को इवेल्युएट करना है। ये क्वेश्चन बाइनोमियल थ्योरम का है, ठीक है ना। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। और आप देखिए √3, ए की जगह आप √3 रखिए और बी की जगह √2 रखिए और फिर उसकी वैल्यू निकाल लीजिए। तो इस क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। तो पहले आप देखते हैं कि आप किस तरह की गलतियाँ करते हो, उसको डिस्कस कर लेते हैं। जैसे देखो यहाँ पर, तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि एक बच्चा ये सॉल्यूशन किया हुआ। ये सॉल्यूशन सही है, कोई गलत नहीं है, लेकिन हम स्टेटमेंट मैथ्स में कम स्टेटमेंट लिखेंगे उतना अच्छा है। मैथ्स में कम से कम स्टेटमेंट लिखना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कैलकुलेशन को बस हमें समझाना होता है कि हम कर क्या रहे हैं। अब जैसे यहाँ पर ये लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है कि वी नो डैट सॉल्विंग इट यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम टेकिंग a प्लस बी पावर 4 एंड यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। ये हमें ये बाइनोमियल थ्योरम का यूज करके निकाला है, तो ये स्टेटमेंट लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। अच्छा फिर उसके बाद ये लिखना है कि सॉल्विंग दिस, इसको सॉल्व करने के बाद डायरेक्ट ये आप ये जो लिखे हो ये किए हैं, ये जो हमने ये वैल्यू जो लाए हैं इसके डायरेक्ट इक्वल टू इसकी वैल्यू ये आया, ठीक है ना। उसके बाद फिर आप a माइनस बी के पावर 4 का उसी तरह से फॉर्मूले का यूज़ किए हो। अब देखो यहाँ पर इम्प्लाइज डेट का साइन नहीं होगा, क्यों, क्योंकि आप इसके बराबर ये वैल्यू लिख रहे हो। तो जब इसके बराबर ये वैल्यू लिख रहे हो तो यहाँ पर इक्वल टू का साइन होगा, इम्प्लाइज डेट का साइन नहीं होगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है कि कहाँ इक्वल टू का साइन होगा, कहाँ इम्प्लाइड डेट का साइन होगा। अब इस पूरे वैल्यू, इस पूरे के बराबर ये इसका सोल्यूशन कर रहे हो तो इक्वल टू लिखोगे, ठीक है। तो ये सही है, यहाँ पर आप इक्वल टू डालना पड़ेगा। अच्छा आगे देखो, आगे फिर ये स्टेटमेंट लिख रहा है कि ये दोनों की वैल्यू यहाँ पर रख दिया है। अब देखो दोनों का वैल्यू रख दिया है तो यहाँ पर सॉल्व नहीं किया है, आपको यहीं पर सॉल्व कर देना चाहिए था। अगर आप यहाँ पर सॉल्व करते हैं तो ये चीज़ें और आसान हो जाता है। ऐसे आप गलत नहीं किए हो, लेकिन आप अगर ये देखो इसको यहीं पर सॉल्व कर दो तो जो बहुत सारा कैंसिल हो जाएगा और ये छोटा में इसकी सोल्यूशन छोटा में आ जाएगी इसकी वैल्यू, ठीक है। तो उसके बाद क्या कर दिया, ये वैल्यू पुट किया है और फिर यहाँ पर ये चीज़ किया हुआ है, फिर यहाँ पर इसको सॉल्व किया है, डायरेक्ट यहाँ पर सॉल्व किया हुआ है, यहाँ पर डायरेक्ट कर दिया है। तो आप चीज़ें को डायरेक्ट मत किया करो, स्टेप बाय स्टेप करो। हाँ जहाँ स्टेप स्किप करना है वहाँ पर कर सकते हो, जैसे यहाँ पर नहीं कर सकते हो। और इतनी स्टेटमेंट लिखने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, ठीक है। चलो हम मान लीजिए कि यहाँ पर आपने डायरेक्ट किया है, तब फिर यहाँ पर इम्प्लाइज डेट का साइन दिए हो, ये गलत है। इस पूरे को इक्वल टू में यहाँ पर इक्वल टू लिखेंगे, क्यों, क्योंकि ये पूरा जो वैल्यू है इसके बराबर है, तो इक्वल टू का साइन देंगे, ठीक है। यहाँ भी हम इक्वल टू का साइन देंगे, फिर यहाँ भी इक्वल टू का साइन देंगे। तो आप लोग इक्वल टू और इम्प्लाइज डेट का साइन कहाँ कहाँ देना है ये बात को आपको समझना होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम इम्प्लाइज डेट का साइन नहीं देंगे, इक्वल टू का देंगे। जहाँ पर दोनों साइड चलते हैं, LHS RHS दोनों को लेकर चलते हैं तो वहाँ पर इम्प्लाइज डेट का साइन लेते हैं। जहाँ पर सिंगल साइड हो तो वहाँ पर इक्वल टू लिखते चलेंगे, क्योंकि ये वैल्यू इसके बराबर है, ये वैल्यू इसके बराबर है, ये वैल्यू इसके बराबर है, इसका मतलब ये हुआ, ठीक है।
तो चलो हम बताते हैं कि इसको कैसे करेंगे, इसका सलूशन कर देते हैं। ये सलूशन सही है, लेकिन ये स्टेटमेंट यहाँ पर ज़्यादा लिखना है कि आप क्या कर रहे हो, नहीं इतनी स्टेटमेंट लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पर पहले कर लेते हैं। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो चलिए करते हैं। देखो यहाँ पर हम करते हैं यहीं पर। तो हमें निकालना क्या है, देखो दिया हुआ है a प्लस बी, a प्लस बी के पावर 4 माइनस a माइनस बी के पावर 4। तो इसका हम बाइनोमियल का यूज कर लेंगे। ठीक है, इसको हम बाइनोमियल फार्मूले का यूज करके निकालेंगे। और इसमें देखो, इसमें क्या है, a माइनस बी है। ठीक है, तो इसका और इसका पहले अलग अलग हम निकाल कर फिर हम इसको साथ में सॉल्व करेंगे। तो ये आपका सेकंड का a है। ठीक है, सेकंड का a पार्ट है। चलिए पहले हम लिखेंगे a प्लस बी के पावर 4। हाँ, एक आप बाइनोमियल का यूज करके अच्छे से बता दो कि कैसे हम कर रहे हो। तो ये होता है 4c0। ठीक है, a टू पावर 4 b टू पावर 0 भी लिख सकते हो या ये नहीं भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि b के पावर 0 का वैल्यू तो 1 होता ही है, तो ये b के पावर 0 नहीं भी लिख सकते, लिख भी सकते हो। उसके बाद आ जाएगा यहाँ पर 4c1 a के पावर क्यूब b, ये हो जाएगा प्लस 4c2 a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 4c3 a b के पावर 3 प्लस 4c4 a के पावर 0 और b के पावर 4। ये हो गया। अब इक्वल टू, अब इसकी वैल्यू हम बाइनोमियल का यूज़ कर दिए। अब हमें ये ज़रूरी नहीं है कि लिखना है कि हम बाइनोमियल का यूज़ कर रहे हैं स्टेटमेंट। ठीक है, लिखे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज़रूरी नहीं है, हमें टाइम ही बचाना है। 4c0 का वैल्यू कितना होता है, 1, तो ये 1 हो गया, और a टू पावर 4 और ये 1। अब ये स्टेप ऐसे भी लिख सकते हो, डायरेक्ट आप लिख सकते हो a टू पावर 4, ये भी लिख सकते हो। चलिए 4c1 का वैल्यू होता है 4 और ये a क्यूब b। 4c2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 12, ये a स्क्वायर b स्क्वायर। फिर 4c3 का वैल्यू हो जाएगा हमारा 4, तो a b क्यू, और यहाँ पर आ जाएगा। अब देखो 4c4 का वैल्यू होता है 1, a के पावर 0 भी 1, तो मैंने 1 इंटू 1 और ये b के पावर 4, तो कितना आ गया, तो ये आ जाएगा आपका b के पावर 4। ये हो गया आपका। अब देखिए, अब प्लस वाला आ गया, माइनस वाला, तो माइनस वाला के क्या फॉर्मूला यूज़ करना है, नहीं आपको बताया गया, हमें टाइम भी सेव करना है। तो a माइनस बी का दोनों के बीच में अगर माइनस हो तो क्या बताते हैं कि साइन इसका अल्टरनेट होता है। प्लस से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। फिर बाइनोमियल फार्मूला का यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि ये दोनों के बीच में प्लस है, इन दोनों के बीच में माइनस है, तो ये आपको फार्मूला में बताया गया है। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि ये आ जाएगा a टू पावर 4 माइनस 4a क्यूब b, ये हो जाएगा प्लस 12 a स्क्वायर b स्क्वायर, फिर आ जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा प्लस। ये आ गया। फार्मूले का यूज भी करते हो तो कोई गलत नहीं है, लेकिन हमें टाइम भी बचाना है, तो आप ये लिख सकते हो। अब हमें जो करना है, अब हमें क्या करना है, तो नाउ हमें अब दोनों की वैल्यू रख देना है, दोनों की, ये माइनस है तो a माइनस बी के पावर 4। अब यहाँ पर अब इसके इक्वल टू, इम्प्लाइडेड का साइन नहीं देंगे, इक्वल टू का साइन देंगे, क्योंकि इसके बराबर हम लिख रहे हैं। तो क्या है, a टू पावर 4 प्लस यहाँ पर 4a क्यू b है, प्लस इसकी वैल्यू लिख रहे हैं, ये देखो 12 a स्क्वायर b स्क्वायर है, प्लस 4a b क्यू प्लस b टू पावर 4। देखो यहाँ पर माइनस, इन दोनों के बीच में माइनस है, और इसके बहुत सारा टर्म है। देखो कितने टर्म है, 1 2 3 4 5। तो आप गलतियाँ क्या कर सकते हो कि यहाँ पर ब्रैकेट नहीं लगाओगे, ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो केवल एक ही में माइनस आ जाएगा, ऐसे नहीं लिखेंगे। a स्क्वायर b, इस तरह से अगर आप लिखोगे तो ये गलत हो जाएगा। अब क्यों गलत हो जाएगा, अब देखो, आपने केवल माइनस एक टर्म पर लगाया और सबका माइनस लगाया ही नहीं, तो क्या करेंगे, ब्रैकेट का यूज कर देंगे यहाँ पर ऐसे। ठीक है, तो आगे क्या करेंगे, देखिए आगे यहाँ पर इक्वल टू, ये देखो a टू पावर 4 हो गया,
और यहाँ पर ये 4AQB प्लस 12A² B² प्लस 4ABQ अब प्लस B⁴ और ब्रैकेट हटाओगे तो साइन चेंज हो जाता है, तो -A⁴ माइनस 4A² B नहीं माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये -12A² B², फिर ये प्लस ABQ अब -B²। अब कैंसिल आउट करो, सिंप्लीफाई करो, देखो ये प्लस ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस ये माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस और ये माइनस कैंसिल हो गया। तो हमारे पास क्या बचा, देखो हमारे पास बचा क्या 4AQB प्लस 4 ये बचा, अरे फिर इसमें ये सॉरी यहाँ पर Q होगा, स्क्वायर नहीं होगा, तो 4 और ये बचा। अब फिर इक्वल टू मैंने इसकी वैल्यू देखो ये और ये क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 8AQB, फिर ये और ये ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 8ABQ। अब ये भी आप कॉमन भी ले सकते हैं, कॉमन क्या ले लें, कॉमन ले लिए 8AB कॉमन ले लिए तो क्या बचा A² प्लस B²। इसका पहला पार्ट हो गया। इस तरह से आपको आंसर करना है, एकदम क्लियर, ज़्यादा स्टेटमेंट नहीं, जो करना है वो जरूरी। अब हमें इसकी वैल्यू भी निकालनी है, ठीक है ना। देखो यहाँ पर जो ये किया हुआ है, जैसे देखो ये पूरी इसकी वैल्यू स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखना है, मैंने A की जगह √3 और B की जगह √2 रखना है, इसकी वैल्यू भी निकालनी है, क्वेश्चन में है। तो क्या करेंगे अब क्या करेंगे देखिए बता रहे, अब इसका सेकेंड पार्ट हैंस वाला, इसी में सेकेंड पार्ट, ओके। तो पहले आप ऐसे लिख लोगे हैंस कि क्या आया A प्लस B के पावर 4 माइनस A माइनस B के पावर 4 इक्वल टू कितना आया 8AB A² प्लस B² आया, यहाँ पर हैंस करके, ओके। अब क्या करेंगे कि A के जगह पर हम क्या कर दिए √3 रख दिए, पुट कर दिए, A बराबर क्या कर दो पुट कर लो, या मान लो A बराबर क्या रख दिए √3 एंड B की जगह पर क्या रख दो √2, तो A की जगह पर √3 रख दिए तो ये कितना हो जाएगा √3 प्लस √2 का पावर 4 माइनस √3 माइनस √2 के पावर 4 इक्वल टू, ये भी रख देंगे, ये भी इसी को लेकर चल रहे हैं हम, तो हो गया 8 इंटू √3 इंटू √2, ये ब्रैकेट थोड़ा सा इसको ब्रैकेट, अब ये कितना हो जाएगा, अब मतलब इस तरह का ब्रैकेट भी यूज़ कर सकते हो सर, करली ब्रैकेट करो, ये √3 का स्क्वायर अब प्लस √2 का स्क्वायर, तो कितना आ गया देखिए, ये हो गया 8 √3 इंटू √2 कितना हो गया, ये इसको ऐसे लिखते हैं ना √3 इंटू √2 मतलब √6 हो गया। अच्छा ये √3 का स्क्वायर 3 और ये हो गया 2, तो हमारा कितना आ गया 8 √6 इंटू 5, तो देखो कितना आ गया 40 √6, इसका मेरा भी आंसर और ये भी सही है, ठीक है। लेकिन ये डायरेक्ट स्टेटमेंट लिखकर किया हुआ है हमने, स्टेप बाय स्टेप इस तरह से आप चीज़ों को करोगे, स्टेटमेंट नहीं लिखना है, कहाँ इक्वल टू का साइन देना है, कहाँ इम्प्लाइड एट का साइन देना है, ये भी देखना है, ओके। तो ये तो डिस्कस हो गया, नेक्स्ट करते हैं अब। तो देखिए बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तो सेकेंड का दूसरा और वाला इंटरनल क्वेश्चन ये है, ये बोल रहा है कि इफ़ x प्लस आयोटा वाई का होल क्यूब इक्वल टू u प्लस आयोटा b देन सो डैट u अपॉन x प्लस b अपॉन वाई इक्वल टू 4x² माइनस y²। ये वैल्यू दिया हुआ है तो हमें ये शो करना है कि ये इसके बराबर होगा, ठीक है। तो इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पर बेस्ड ये क्वेश्चन है, ठीक है। पहले इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे समझा देते हैं। यहाँ पर हमें ये बराबर दिया हुआ है और हमें इसको इसके बराबर करना है, इसका मतलब सिंपल सी बात है कि हमें u और v की वैल्यू पता करनी होगी, तो u और v की वैल्यू कहाँ से पता होगी, तो u और v की वैल्यू यहाँ से पता होगी, ठीक है ना। देखो ये पूरा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में दिया है, रियल पार्ट प्लस इमेजनरी पार्ट, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में नहीं दिया, इसको भी हम उसी फॉर्म में लिखेंगे, रियल पार्ट प्लस इमेजनरी पार्ट। मतलब कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा किस फॉर्म में होता है x प्लस आयोटा वाई के फॉर्म में, तो इसको भी करेंगे और फिर इक्वेट कर देंगे रियल पार्ट को और इमेजनरी पार्ट को, तो वहाँ से u और v का वैल्यू निकल जाएगा। फिर u और v का वैल्यू हम यहाँ पर रखेंगे, इस LHS में रखेंगे
और फिर RHS लाएंगे। ओके, चलिए ये क्वेश्चन तो हमने समझ लिया। अब ये क्वेश्चन जो है कोई भी बच्चा नहीं किया है, ठीक है ना, क्योंकि ये इंटरनल चॉइस क्वेश्चन है तो ज़्यादातर बच्चे इसी क्वेश्चन को किए हुए हैं। चलिए हम इसका सोल्यूशन बता दे रहे हैं कि कैसे करना है आपको। ओके, जैसे देख रहे हैं ये सेकंड है, सेकंड का और वाला क्वेश्चन है, यहाँ पर और वाला लिख लीजिए, ये और वाला है, ठीक है। तो जो दिया हुआ है हमने यहाँ पर लिख दिया है, पहले इसको सोल्यूशन हम कर दिए हैं क्योंकि हमारा टाइम वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए। तो जैसे x प्लस आयोटा वाई का होल क्यू दी इक्वल टू यू प्लस आयोटा बी, तो हम क्या करेंगे, x प्लस आयोटा का होल क्यू तोड़ेंगे। कैसे तोड़ेंगे, a प्लस बी का होल क्यू। तो a प्लस बी का होल क्यू क्या होता है यहाँ पर बता दे रहे हैं। जैसे a प्लस बी का होल क्यू बराबर होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। इसको तोड़ोगे तो ये भी फार्मूला लिखा जाता है, तो ऐसे भी लिख सकते हो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ये दोनों सेम है। इसको तोड़े, इसको हमने एक्सपेंड किया तो ये आया, तो ये दोनों फार्मूला सेम ही है, तो हम इसी का यूज़ किए हैं यहाँ पर। देखो यहाँ पर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, तो ए की जगह पर x है, बी की जगह पर आयोटा y है, हमने रख दिया। और ये अब देखो यहाँ पर हम इम्प्लाइज डेट का साइन यूज़ किए हैं, इक्वल टू का साइन नहीं करेंगे। अगर आप इक्वल टू का साइन यहाँ पर लिखोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी दिया हुआ है कि ये वैल्यू इसके बराबर है। तो अब इसके इक्विवेलेंट हम लिख सकते हैं इम्प्लाइज डेट मतलब और करके, तो इसलिए इम्प्लाइड डेट का जब दोनों साइड दिया हो LHS RHS इक्वेशन फॉर्म में दिया हो तो इम्प्लाइज डेट का साइन हम यूज़ करेंगे। देखो इम्प्लाइज डेट दिए हैं, इक्वल टू करेंगे तो गलत हो जाएगा, मतलब इसको ये पूरे के बराबर है, तो ये हो गया। अब देखो यहाँ पर आयोटा क्यू इंटू वाई क्यू, इसको हमने तोड़ दिया 3x, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया इसको, तो 3x स्क्वायर वाई आयोटा हो जाएगा, ये प्लस 3x वाई स्क्वायर आयोटा स्क्वायर। आयोटा क्यू का वैल्यू कितना होता है, आयोटा क्यू का वैल्यू होता है माइनस आयोटा, तो रख दिया गया आयोटा क्यू का वैल्यू माइनस आयोटा। अच्छा, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1, तो ये हो जाएगा माइनस। अब क्या करेंगे, अब हमने क्या किया, रियल पार्ट मतलब जिसमें आयोटा है उसको एक साइड कर दिया, मैंने बिना आयोटा वाले को एक साइड कर दिया, आयोटा वाले को एक साइड कर दिया। तो देखो इसमें आयोटा नहीं है और इसमें नहीं है, इसको एक साथ रख दिए, और जिसमें आयोटा है उसको एक साथ करके कॉमन ले लिए। तो आपका यहाँ पर ये आपका पूरा रियल पार्ट हो गया और ये आपका इमेजनरी पार्ट हो गया। इधर भी ये पूरा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हो गया, स्टैंडर्ड कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हो, इधर भी वही है रियल पार्ट और ये इमेजनरी पार्ट। तो हम क्या किए, कंपेयरिंग बोथ साइड, दोनों को कंपेयर किए, मतलब रियल को रियल से कंपेयर किया गया, इमेजनरी को इमेजनरी से। तो u बराबर हमें क्या मिला, ये रियल पार्ट, ये इसका रियल पार्ट इसके रियल पार्ट के बराबर हो जाएगा, और इसका इमेजनरी पार्ट इसके इमेजनरी पार्ट के बराबर हो जाएगा, कर दिया। तो u और v हमें निकल गया, इक्वालिटी ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर पर बेस्ड क्वेश्चन हुआ। अब LHS क्या दिया हुआ है, तो u अपॉन एक्स प्लस v अपॉन वाई है। अब u का वैल्यू हमने यहाँ पर रख दिया एक्स क्यू माइनस 3x वाई स्क्वायर, अब v का वैल्यू हमने यहाँ पर रख दिया, यहाँ से हमें x कॉमन ले लिया, देखो तो ये बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर, इसमें हमने y कॉमन ले लिया तो 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये x कैंसिल, ये y कैंसिल। अब ये जगह नहीं है तो हमने इधर लिखा है, आप कॉपी में नीचे लिख सकते हो। तो ये क्या बचेगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर बचा, और प्लस यहाँ पर 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बचा, हमने रख दिया। अब देखो ये एक्स स्क्वायर और ये 3x स्क्वायर कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर, ये तुम्हारा 3y स्क्वायर माइनस में और ये भी माइनस में, दोनों सेम है तो ये भी ऐड हो जाएगा -4y स्क्वायर, यहाँ से 4 कॉमन लिए, देखो यही हमें लाना है LHS RHS, प्रूव्ड हो गया। ओके, तो इस तरह से आपको सोल्यूशन करना होगा। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं। तो हमने लॉन्ग टाइप के सभी क्वेश्चन का डिस्कस कर लिया, इंटरनल चॉइस का भी डिस्कस कर लिया। अब हम शॉर्ट टाइप क्वेश्चन करेंगे। देखो यहाँ पर ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हमारे 7 क्वेश्चन होंगे इसमें, 3-3 मार्क्स का, ठीक है। तो शॉर्ट टाइप का पहला क्वेश्चन ये है, बोल रहा है कि सो डैट 9 टू पावर n प्लस 1 माइनस 8n माइनस 9 इज डिविजिबल बाई 64 वेन एवर n इज ए पॉजिटिव इंटीजर। मतलब हमें बताना है कि ये जो है शो करना है कि ये है 64 का डिविजिबल होगा, तो ये पूरी वैल्यू 64 का डिविजिबल होगा, इसका मतलब ये 64 का मल्टीपल में होगा। जब ये 64 के मल्टीपल में होगा तभी ये 64 के डिविजिबल होगा। तो इसको हमें क्या करना है, 64 के मल्टीपल में लिखना है।
अगर हम 64 के मल्टीपल में लिख देंगे तो ये 64 के डिविजिबल में हो जाएगा। इसी पर ये क्वेश्चन बनेंगे, सॉल्व होंगे। अब देखो यहाँ पर n हमारा क्या एक पॉजिटिव इंटीजर है, पावर में है, इसका मतलब हम बाइनोमियल थ्योरम का इसमें यूज़ करेंगे। मतलब बाइनोमियल थ्योरम के यूज़ करके इस पूरे वैल्यू को 64 के मल्टीपल में करना होगा। तो 64 के अगर मल्टीपल में हो जाएगा तो वो डिविजिबल में हो जाएगा। ओके, ये क्वेश्चन को हमने समझ लिया। पहले आपका देख लेते हैं कि आप किस तरह की गलतियाँ करते हो, कॉमन गलतियाँ क्या है, उस तरह की गलतियाँ नहीं होनी चाहिए। चलिए ये पहले हम लोग चेक कर लेते हैं आपके कॉपी आंसर शीट का। जैसे देख रहे हैं कि एक स्टूडेंट ये सोल्यूशन किया है। अब इस तरह की गलतियाँ आप लोग बराबर करते रहते हो, ठीक है ना। तो देखो ये पूरी तरह से क्वेश्चन को किसी तरह से सोल्यूशन कर दिया है, आंसर लाभ दिया है। देखो ये पूरी वैल्यू 64 के मल्टीपल में आ गया, ठीक है। लेकिन इसमें बहुत सारा गलत है। गलत क्या है देखिए बता रहे। पहले तो ये लिखा हुआ है, अब देखो ये 9 टू पावर n+1 या इसको और करके लिखा हुआ है, ठीक है यहाँ तक। अच्छा, अब यहाँ पर 1 + 8n के पावर n+1। अब देखो ये पहली गलती, तो ये और ये दोनों बराबर नहीं हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर n नहीं होगा, यहाँ पर क्या हो जाए, यहाँ पर हो जाएगा अगर 9 के पावर n+1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 + 8 के पावर n+1। 1 + 8 ना 9 होता है, अब 1 + 8n थोड़े होगा 9, तो ये गलती है पहला। वही चीज़ें यहाँ पर ये लिखा हुआ है देखो, और फिर यहाँ पर ये फार्मूला यूज़ किया है, फार्मूला भी पूरा क्लियर यूज नहीं किया है, ठीक है। अच्छा, तो ये गलती, तो पहले ये गलत हो गया। अच्छा, अब फिर यहाँ पर देखो इसी को हम क्या क्या लिखा हुआ है 9 टू पावर n+1। 1 + 8n 9 कैसे होगा, नहीं होगा। बाय मिस्टेक वो n को कंसीडर नहीं किया है, गलती से हो गया। लेकिन इसी तरह की ये गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर आप पूरे फार्मूले को बताओगे यहाँ पर जो बताया नहीं हो, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पर 1, चलो ये 1 होगा ही। यहाँ पर 8n + 8 डायरेक्ट कर दिए हो ये, जो कि नहीं होना चाहिए, ये गलत है यहाँ पर, ठीक है। अब देखो 64 और इंटू के डायरेक्ट लिख दिए हो, नहीं ऐसे नहीं लिखना है। तो इस तरह की गलती आप लोग बार बार करते हो, डायरेक्ट करते हो। पहला गलती कि ये बराबर ही नहीं है, और 9 के पावर n+1 ये इसके बराबर नहीं है, ये भी गलत है। यहाँ पर ये फार्मूले पूरे अच्छे से डिफाइन नहीं किए हो, बताए नहीं हो। अच्छा, ये कहाँ से आया है बताए नहीं हो। 64 इंटू के कैसे आ गया ये भी नहीं बताए हो, ठीक है। तो इस तरह की गलतियाँ नहीं होनी चाहिए। बाद में डायरेक्ट आंसर ला दिए हो तो इस पर मार्क्स आपका नहीं मिलेगा, प्रॉपर वे तरीका ये नहीं है। चलिए इसको कैसे करते हैं, चलिए बताते हैं। यहाँ पर हमें बताना क्या है, हमें बताना है कि 9 टू पावर n+1 माइनस 18 माइनस 9 64 के डिविजिबल में होगा। तो 64 के डिविजिबल में होगा तो डिवाइड करोगे तो कोई तो क्वोशिएंट आएगा, मतलब ये 64 के मल्टीप्लाई में होगा। हमें यही प्रूफ करना है। अगर हम ये ऐसे कर रहे हैं, ये भी हम समझा रहे हैं आपको। अगर हम इसको 64 इंटू के मतलब 64 के मल्टीपल में कर दें तो डिविजिबल में होगा। हमने इसको इसके बराबर करना है, यही करना है, ओके। तो बाइनोमियल का यूज करेंगे क्योंकि 9 के पावर क्या है n+1। तो बाइनोमियल के लिए हम 9 को 2 टर्म में तोड़ेंगे। बाइनोमियल मतलब 2 टर्म होना चाहिए। तो चलिए यूज करते हैं अब। तो इसका सॉल्यूशन हम ऐसे करेंगे, देखिए इसका सॉल्यूशन अगर हमें करना हो तो यहाँ पर लिखिए 9 टू पावर n+1। अब 9 को हम लिख सकते हैं क्या 1 अब प्लस 8 के पावर n+1, ये इसके बराबर है। अब हम यहाँ पर बाइनोमियल थ्योरम का यूज़ करेंगे। कौन सा, अब देखो यहाँ पर a + b के पावर n वाला फार्मूला भी यूज़ कर सकते हो ये, आने तो एक और बताए हैं 1 + x के पावर n वाला। तो 1 की जगह 1 है, x की जगह 8 है और n की जगह n+1 है। तो इस फार्मूले का हम यूज़ करेंगे। ये फार्मूला हमारा होता है 1 + nc1x + nc2x² प्लस nc3x³ प्लस जैसे डैश डैश कहाँ तक होता है ncn x के पावर n। तो ये फार्मूला साइड में बता सकते हो कि हम इस फार्मूले का यूज़ कर रहे हैं,
ठीक है, हमारे पास जगह नहीं है इसलिए हम यहाँ पर लिख दिए। आप इसको साइड में बता सकते हो कि ये फार्मूला यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी फार्मूले का हम यूज़ करेंगे। अच्छा, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, आप इसको साइड में लिख लेना, क्वेश्चन पेपर में भी आप बता सकते हो। चलिए, तो आगे आप क्या लिखेंगे? तो हमने अब इसको इसलिए इक्वल टू का साइन दिए हैं, हम दोनों को साथ में लेके चलेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस n की जगह n+1 है तो n+1 c1 8 प्लस n+1 c2 8 स्क्वायर। अब देखो प्लस n+1 c3 8 के पावर 3 प्लस डैश डैश डैश, ये देखो n+1 c n+1 8 के पावर n+1। ये हो गया फॉर्मूला। आप इसको यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हो, ये n+1 के बराबर, दोनों को साथ में लेकर। तो यहाँ पर आप इम्प्लाई डेट का साइन लिखोगे, इम्प्लाई डेट करोगे, फिर भी यहाँ पर ऐसे इम्प्लाई डेट। अब देखो दोनों को साथ में हम लेके चल रहे हैं n+1। अब ये हो गया 1 प्लस n+1 c1 का वैल्यू कितना हो जाएगा n+1 और ये 8। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर एक टर्म दो टर्म, उसके बाद सब में इसमें भी 8 स्क्वायर है, इसमें 8 क्यूब है तो 8 स्क्वायर होगा ही, और ऐसे ही 8 के पावर 4 डैश डैश करके इसमें भी 8 स्क्वायर है, तो 8 स्क्वायर हम कॉमन ले सकते हैं। अब इसमें तो हमने क्या कर दिया, 8 स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो 8 स्क्वायर कॉमन लिए तो क्या बच गया n c1 c2 प्लस क्या बच गया, यहाँ पर लिख लेते हैं n+1 c3, यहाँ पर 8 बचा प्लस डैश डैश डैश, यहाँ पर हो जाएगा n+1 प्लस ये तो हो जाएगा 1 ही, तो 1 लिख सकते हो, ऐसे ही लिख लो। और ये हो जाएगा, इसमें 8 स्क्वायर कॉमन लिए तो कितना हो जाएगा, इसमें हो जाएगा n-1 बच्चा n-1। n 8 के पावर n+1 में अगर 8 स्क्वायर कॉमन ले लिए तो क्या बच गया, उसका पावर n-1। कॉमन लेना मतलब जितना कॉमन ले उससे उतना डिवाइड कर लो। ठीक है, अच्छा, तो अब ये इम्प्लाइज डेट, ये हो जाएगा 9n+1, ये हो जाएगा 1, इसको देखो ये हो गया 18 और ये हो गया 8। ये देखो 8 स्क्वायर कितना हो गया 64। अब ये पूरा एक वैल्यू होगा, ये कोई ना कोई वैल्यू, ये ब्रैकेट में जो दिया होगा कुछ ना कुछ एक कांस्टेंट वैल्यू मिलेगा, क्या मिलेगा हमें नहीं पता है, तो इसलिए हम इसको क्या मान लेंगे, ऐसे मान लेते कि चलो ये k मिला, और यहाँ पर हम लिख देंगे वेयर, दिखा देंगे कि k की वैल्यू क्या हम माने, किसको k माने ये बताना पड़ेगा, n+1 c2 प्लस n+1 c3 8 प्लस डैश 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 प्लस n+1 c n+1 8 के पावर n-1, इसको 1 भी लिख सकते हो, इसी को हमने k माना है। अभी हमने बता दिया कि इस पूरे को k माना। अब आगे बढ़ जाते हैं, आगे देखिए ये 9 टू पावर n+1। अब देखो 1 और 8 कितना हो गया 9, ये प्लस 18 अब प्लस 64k। अब इसको इधर लाओ, कितना आ जाएगा 9 टू पावर n+1 माइनस 18 माइनस 9 इक्वल टू 64k। इसका मतलब दिख रहा है कि ये पूरा वैल्यू 64 का मल्टीपल में है, मतलब कि इस पूरे को अगर हम 64 से डिवाइड करेंगे तो ये एग्जैक्टली डिविजिबल है, मतलब इज ए मल्टीपल ऑफ 64, मतलब कि ये क्या हो गया, तो यहाँ से तो देयरफॉर ये दिख रहा है, देयरफॉर 9n+1 माइनस 18 माइनस 9 इज डिविजिबल बाई 64। ये 64 से डिविजिबल है क्योंकि 64 के मल्टीपल में क्या हो गया, हैंस प्रूव्ड। ये है यहाँ पर हमने प्रूव्ड कर लिया। ओके, इस तरह से इसको सॉल्यूशन करना है। ओके बच्चों, चलिए नेक्स्ट करते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए ये बच्चों आपका क्वेश्चन थर्ड तो हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 ये क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड परमुटेशंस बी अरेंज्ड इफ द, इसमें भी दिया हुआ है कंडीशन, क्या दिया हुआ है, इफ द, पहला दिया है वर्ड्स स्टार्ट विथ पी एंड एंड विथ एस, दूसरा बोल रहा है कि वॉवेल्स आर ऑल टुगेदर, और थर्ड बोल रहा है कि देयर आर ऑलवेज 4 लेटर्स बिटवीन पी एंड एस। ये परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है और ये परमुटेशन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक वर्ड दिया आपको परमुटेशन
और इस परमुटेशन वर्ड के लेटर को अरेंज करना है। तो कितने अलग अलग तरह से हम इसको अरेंज कर सकते हैं। अब कंडीशन क्या दे दिया है कि वो आप उस तरह से अरेंज करो कि पहला वर्ड पी से स्टार्ट हो और लास्ट वर्ड एस से स्टार्ट हो। मतलब कि कितने अलग अलग वर्ड बनेंगे, वो वर्ड जो पी से स्टार्ट हो और एस से एंड हो। दूसरा बोल रहा है कि जितने भी इसमें वॉवेल है वो सभी वॉवेल एक साथ होना चाहिए। इस तरह से अरेंजमेंट करो, मतलब वर्ड बनाओ, इसमें जितने भी वॉवेल है वो सभी एक साथ होना चाहिए। तो कितने अलग अलग अरेंजमेंट होंगे, ठीक है। और तीसरा बोल रहा है कि पी और एस के बीच में 4 लेटर होना ही चाहिए। ऐसे आप अरेंज करो, ऐसे वर्ड को अरेंज करो या वर्ड बनाओ इस परमुटेशन वर्ड के लेटर से कि पी और एस के बीच में 4 लेटर। ओके, करते हैं। अब देखो परमुटेशन में कुछ थ्योरम बताया गया है, तो ये यहाँ पर कौन सा थ्योरम यूज होगा? तो यहाँ पर थ्योरम यूज होगा, पहला यूज नहीं होगा, दूसरा भी यूज नहीं होगा, ठीक है ना। थ्योरम यहाँ पर तीसरा चौथा यूज होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो लेटर है वो सभी लेटर एक जैसे नहीं है, ठीक है ना। कुछ ऐसे लेटर हैं जो एक ही लेटर एक से ज़्यादा बार रिपीट कर रहा है। तो इस तरह का आपको थ्योरम बताया गया है कि मान लीजिए कि n ऑब्जेक्ट हो और उस n ऑब्जेक्ट में R1 ऑब्जेक्ट एक जैसा हो, R2 ऑब्जेक्ट एक जैसा हो, ठीक है। तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट या परमुटेशन क्या होता है? तो वो होता है n फैक्टोरियल अपॉन R1 फैक्टोरियल R2 फैक्टोरियल, ऐसे ही पढ़ता है। अगर R3 ऑब्जेक्ट एक जैसा होगा तो इंटू R3 फैक्टोरियल, इसका हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये तो क्वेश्चन हमने समझ लिया कि हमें कैसे यूज़ करना है। पहले देख लेते हैं कि आपने किस तरह से गलतियाँ की हो, क्या गलतियाँ करते हो। तो जो कॉमन गलतियाँ हम बताते हैं आपके आंसर शीट से। चलिए इसे देख रहे हैं, ये क्वेश्चन नंबर 4, ये बच्चा सोल्यूशन किया हुआ है। इसमें ये सही किया है लेकिन यहाँ पर गलत कर दिया है। गलत क्या कर दिया है कि यहाँ पर जो थ्योरम का यूज़ किया है यहाँ पर गलत थ्योरम का यूज़ कर लिया है। ये यहाँ पर इसके चलते ये पूरी इसकी सोल्यूशन गलत हो गया है। और आप लोग ये बार बार गलती करते हो, इस तरह की गलतियाँ नहीं होनी चाहिए। हाँ ये ठीक है, वर्ड हमारा परमुटेशन दिया हुआ है, यहाँ पर कौन कौन से लेटर है बता दिया गया। हाँ इसमें टी जो है 2 टाइम्स अपीयर हो रहा है, मतलब सभी ये जो लेटर है ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। मतलब सभी ऑब्जेक्ट डिफरेंट नहीं है, कुछ ऑब्जेक्ट ऐसा है जो एक से ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है। तो टी कितना बार हो रहा है? 2 टाइम्स में। इसका मतलब इसमें कौन सा थ्योरम का यूज होगा? वो थ्योरम का, वही n फैक्टोरियल अपॉन R1 फैक्टोरियल। n ऑब्जेक्ट हो जिसमें r ऑब्जेक्ट एक जैसा हो तो नंबर ऑफ परमुटेशन कितना हो जाएगा? तो n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल, ठीक है। ये थ्योरम ये वाला। लेकिन ये जो है ना ये यूज़ कर दिया है गलत थ्योरम का, फर्स्ट थ्योरम सेकंड थ्योरम का यूज कर दिया। ये यूज कर दिया है कि n ऑब्जेक्ट में और कितना r ऑब्जेक्ट का हम लोग परमुटेशन कर रहे हैं, ये इसका यूज कर दिया है, जो कि गलत है। ये इसमें यूज नहीं होगा। कौन सा यूज होगा? वही n ऑब्जेक्ट में r ऑब्जेक्ट एक जैसा है ये, तो नंबर ऑफ परमुटेशन ये हो गया। तो आपका ये गलत हो गया, देखो यही आपका गलत हो गया। और सभी सही किए हो कि यहाँ पर जितने ऑब्जेक्ट है उस तरह से ये ब्लॉक बना दिए हो, पी को पहले जगह पर प्लेस किए हो, एस के पहले अंत में कर दिए हो। अब पी और एस तो चेंज नहीं होने वाला, फिक्स हो गया। अब बच गया 10 ऑब्जेक्ट, मतलब 10 लेटर। अब 10 लेटर में यहाँ पर 10 लेटर कितने बच गए? 10। और 10 में से टी हमारा 2 टाइम्स है, तो इसका कितना हो जाएगा? इसका हो जाएगा 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। ओके। दूसरी गलती क्या की हो कि ये लिखे नहीं हो। यहाँ पर आपको अगर स्टेटमेंट नहीं लिखने आता है तो सिंपल स्टेटमेंट लिखो कि द टोटल रिक्वायर्ड नंबर ऑफ ए वर्ड। सिंपल, ये जो लिखे हो यहाँ पर लिखना चाहिए टोटल रिक्वायर्ड नंबर ऑफ ए वर्ड। यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ ए वर्ड, पहला का। यहाँ पर डी छूट गया। वर्ड जो है स्टार्ट विथ पी एंड इंड विथ एस, ये तो हो गया। यहाँ पर ये मेंशन करना पड़ेगा, यहाँ पर द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ ए वर्ड्स। ऐसे तो ये गलत है, ये गलत है, ये सही होगा, ठीक है। और इसके बाद आपने जो सॉल्यूशन यहाँ पर किया है, जो कैलकुलेशन किया है वो सही है,
लेकिन आपने पहले ही थ्योरम का गलत यूज कर लिया, इसलिए पूरा आंसर आपका गलत हो गया। अब जैसे दूसरा में देखो, तो ये सोल्यूशन गलत है, कैलकुलेशन सही है। दूसरा में क्या है कि वॉवेल्स आर ऑल टुगेदर, वॉवेल जब एक साथ हो, यहाँ भी आप सही किए हो कि वॉवेल को एक साथ रख लिए हो, और फिर तो यहाँ भी ये जो यूज किए हो ये गलत है, यहाँ भी ये नहीं होगा। इसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन सही है, लेकिन यही आपने गलत कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर फिर वही थ्योरम का, क्योंकि यहाँ पर जब पूरे को आप ये एक ऑब्जेक्ट मान लिए, तो इसमें जो भी हम लेटर का यूज़ करेंगे वो पहले चेक करेंगे कि क्या सभी लेटर हमारा अलग अलग है कि कुछ लेटर रिपीट कर रहा है। अगर कुछ लेटर एक जैसे हैं तो पहला दूसरा थ्योरम का यूज नहीं करेंगे, तीसरा थ्योरम का यूज करेंगे, वही n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल, या इसका n फैक्टोरियल अपॉन r1 फैक्टोरियल इंटू r2 फैक्टोरियल इंटू r3 फैक्टोरियल, ये आपका थर्ड, ये आपका फोर्थ थ्योरम, इसका यूज करेंगे। तो ये आपने गलत थ्योरम का यूज कर लिए हो, अब इसके चलते ये पूरा गलत हो गया, आंसर भी आपका गलत है, कैलकुलेशन आपका सही है। अच्छा, यहाँ भी वही किए हो, यहाँ पर तो ये ठीक किए हो कि P और S के बीच में 4 लेटर कितने अलग अलग तरह से होंगे, तो 14 तरह से हम सिलेक्ट करेंगे। लेकिन उसके बाद ये जो किए वो गलत है, और ये आप लोग बराबर गलत करते हो, बहुत सारे बच्चे इस तरह के गलत करते हैं, बार बार गलत करते हैं। तो ये आपको ध्यान देना होगा कि हम इसमें कौन से थ्योरम का यूज़ करेंगे। अब कैसे पता करेंगे कि पहला थ्योरम का यूज करेंगे कि दूसरा, कि तीसरा, कि चौथा? तो देखिए, पहले ये चेक करना होगा आपको कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है, जो लेटर है, जो भी ऑब्जेक्ट है वो अलग अलग है, मतलब कि सभी ऑब्जेक्ट डिफरेंट है कि कुछ ऑब्जेक्ट रिपीट कर रहे हैं। अगर डिफरेंट ऑब्जेक्ट होगा तो पहला और दूसरा का हम यूज करेंगे, और डिफरेंट ऑब्जेक्ट ना होगा, कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे हैं जो एक बार से ज़्यादा रिपीट कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि n ऑब्जेक्ट है, n ऑब्जेक्ट में r1 एक जैसा है, r2 एक जैसा है, r3 एक जैसा है, तो इसका हमारा नंबर ऑफ परमुटेशन कितना हो जाएगा? तो n फैक्टोरियल अपॉन r1 फैक्टोरियल, r2 फैक्टोरियल और r3 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा, इसका यूज़ करेंगे। अगर केवल एक ही कोई है जो एक जैसा हो तो ये R2 R3 हट जाएगा। अब देखो, ये फोर्थ थ्योरम है। थर्ड थ्योरम क्या है कि n ऑब्जेक्ट जिसमें R ऑब्जेक्ट एक जैसा हो, R ऑब्जेक्ट एक जैसा हो, तो नंबर ऑफ परमुटेशन कितना हो जाएगा? तो n फैक्टोरियल अपॉन R फैक्टोरियल। हाँ, ऐसा मत लिखोगे, ये नहीं यूज करेंगे। ये तब यूज करते हैं जब n ऑब्जेक्ट अलग अलग हो, कोई भी ऑब्जेक्ट एक से ज़्यादा बार रिपीट नहीं कर रहा हो, ठीक है, और रिपीटेशन अलाउड नहीं हो, तो इसका हम यूज करते हैं, ठीक है। तो चलिए, तो ये चीज़ तो अब बता दिया गया कि आपने गलत क्या किया है, आपने थ्योरम का ही गलत किया है और कैलकुलेशन आपका सही है। तो इस तरह की गलतियाँ आप लोग बराबर करते हैं। तो चलिए, इसका हम लोग सॉल्यूशन कर लेते हैं, ठीक है, इसका अच्छे से सॉल्यूशन कर लेते हैं। ये आपका गलत है, यहाँ पर मेंशन कर दे रहे हैं, और यहाँ भी ये आपका गलत है, ओके। यहाँ पर सही क्या होगा? तो यहाँ पर सही हो जाएगा 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट कितने बच गए? 8, जिसमें t 2 बार रिपीट कर रहा था, ये हो गया। यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर तो वही हो जाएगा, यहाँ पर तो वही है, यहाँ पर लिखोगे 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, और तब कैलकुलेशन करोगे तो आंसर आएगा। चलिए, इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो वर्ड क्या दिया है? परमुटेशन। तो यहाँ पर आप गिवन में हमें ऐसे बता सकते हैं कि हमारा वर्ड क्या दिया हुआ है जी? तो परम्यूटेशन, यहाँ पर लिख लो, परम्यूटेशन। तो इसमें लेटर कितने हो जाएंगे? तो लेटर जो हैं वो लिख लो, ठीक है। लेटर बता सकते हो, P है, E है, R है, M है, U है, T है, A है, T है, I है, O है, N है और S है, यही है। अब देखो, इसमें आप देख रहे हो कि ये जो लेटर है, अब ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो P हमारा एक ही बार है, E हमारा एक ही बार है, R हमारा एक ही बार है, M हमारा एक ही बार है, U हमारा एक ही बार है, लेकिन T हमारा 2 टाइम्स है। यहाँ पर हमें दिख रहा है कि T यहाँ पर 2 टाइम्स अपीयर है, T अपीयर 2 टाइम्स,
ठीक है। टी यहाँ पर कितने बार अपीयर हुआ है, 2 टाइम्स। इसका मतलब सिंपल से है कि इसमें थर्ड थ्योरम का यूज करेंगे, पहला और दूसरा थ्योरम का यूज नहीं करेंगे परम्यूटेशन का, क्योंकि यहाँ पर सभी ऑब्जेक्ट डिफरेंट नहीं है, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम ले लेते हैं पहला आंसर का पहला सोल्यूशन। पहला क्या बोल रहा है, पहला बोल रहा है वर्ड स्टार्ट, यहाँ पर आप लिख लो वर्ड्स स्टार्ट, जो है वहाँ पर लिख लो स्टार्ट विथ पी एंड एंड विथ एस। अब जो वर्ड जो है उसको यहाँ पर बना लेंगे, ऐसे वर्ड का यहाँ पर ऐसे दिखा देंगे कि देखो ये वर्ड, इसमें जगह कितने बनेंगे, यहाँ पर ऐसे बना लो। यहाँ पर हमने पी ले लिया और अंत में हमने एस लिखा। इसमें टोटल कितने हैं देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 है। तो इसमें हम जगह ब्लैंक दे दो ऐसे, 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कुछ ज़्यादा हो गया, 1 मिनट। अब ऐसे आप बना लें, समझाने के लिए भी आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अब जैसे मैं पी, पहले पी रख दिए, अंत में एस रख दिए, अब बच गए कितने, 10 प्लस। अब 10 पर ही हम लेटर को चेंज कर सकते हैं, पी चेंज नहीं होगा, एस चेंज नहीं होगा, तो बच गया 10। तो अब हमारे पास यहाँ पर कितने लेटर बचे, 10, जिसमें टी हमारा 2 टाइम्स, टी हमारा रिपीट कर रहा है, तो एन की संख्या कितना हो गया, 10, और आर बराबर कितना हो गया, 2। क्यों, क्योंकि टी रिपीट कर रहा है, मतलब कि रिपीटेशन नहीं, मतलब टी 2 बार अपीयर हो रहा है। तो थर्ड थ्योरम का यूज करेंगे यहाँ पर, ओके। तो आप क्या, यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा द रिक्वायर्ड, यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ अरेंजमेंट, ऐसे हमें लिखना पड़ेगा। तो द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ अरेंजमेंट हमें ऐसे बताना पड़ेगा, या वर्ड बोल दो, या रिक्वायर्ड नंबर ऑफ अरेंजमेंट बोलो, या वर्ड लिख दो, ऐसे चलो वर्ड लिख देते हैं। तो ये कितने वर्ड बनेंगे, वर्ड कितना हो जाएगा, 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, तो इसका कैलकुलेशन हो जाएगा ये 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 तो होगा ही, और ये 2 ये 1, और ये कट गया। अब इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1814400, ये आपका आंसर होगा। पहला पार्ट हो गया। अब करते हैं दूसरा पार्ट इसका। दूसरा पार्ट में बोल रहा है कि हमारा वॉवेल्स आर ऑल टुगेदर। देखो यहाँ पर बोल रहा है कि वॉवेल्स आर ऑल टुगेदर, ये दूसरा पार्ट है। तो इसके लिए भी आप क्या करो, ऐसे मतलब कि आप ऐसे बना लो समझाने के लिए, ये समझने के लिए, समझाने के लिए हम बना लेते हैं ऐसे कि हमने ऐसे ये ब्लॉक बना दिया यहाँ पर, और सभी वॉवेल को आप एक साथ रख दो, सभी वॉवेल को एक साथ रख दो। वॉवेल कौन कौन है, तो वॉवेल है ई है, ए है, ठीक है, यू है, आई है और ए, सभी वॉवेल है, सभी वॉवेल है। अब देखो टोटल 12 है, जिसमें 5 निकल गया, तब कितने ब्लॉक बनेंगे यहाँ पर, ठीक है। अब बच गए हमारे कितने, 7, तो 1 2 3 4 5 6, और ये आपके हो गए मान लीजिए 7, बस। अब इसमें हमें क्या करना है, फिल करना है। अब ये वॉवेल तो चेंज हो सकते हैं, ये वॉवेल तो कितने, इस पूरे को हम अब एक मान लेंगे, टुगेदर मतलब एक साथ मान लिए, पूरे को हम क्या मान लिए, एक साथ। अब इसकी, अब देखो, अब इसमें जो लेटर हम रखेंगे उसमें भी हमारा क्या है कि टी जो है 2 बार अपीयर हो रहा है, तो इसमें भी हम थर्ड थ्योरम का यूज़ करेंगे। मतलब इस पूरे का अरेंजमेंट किस तरह से हो गया, तो हो जाएगा 8 फैक्टोरियल अपॉन, इसका अरेंजमेंट कैसे होगा देखो, तो इसका हो जाएगा हमारा 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। अच्छा, अब समझो ये पांचों वॉवेल जो है वो एक नहीं है, अलग अलग है, तो पांचों अपने में भी तो अरेंज कर सकते हैं। अब ये पांचों
अपने में भी अरेंज करेंगे, अब पांचों अलग अलग है, तो यहाँ पर पहला थ्योरम का यूज करेंगे। अब ये कितना हो गया, तो ये हो जाएगा 5p5, मतलब ये हो गया आपका 5 फैक्टोरियल। तो अब ऐसे भी देखा कर, अब हम यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं द रिक्वायर्ड, यहाँ पर लिखना पड़ेगा द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ ए वर्ड, तो कितना हो गया, तो 8 फैक्टोरियल अपन 2 फैक्टोरियल और इनटू 5 फैक्टोरियल। समझ में आया? अब इस तरह से अब इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। ये 8 हो जाएगा, 7 होगा, 6 होगा, 5 होगा, 4 होगा, 3 होगा, 2 होगा, ये 2 होगा, और ये 5 फैक्टोरियल तो मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं 5 फैक्टोरियल क्या होगा, तो 5 4 3 2, ये 2 कैंसिल। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो 120, ये आ जाएगा 20160 और ये 120। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 2419200 ये आएगा, ये हो गया। अच्छा, अब थर्ड इसका टर्म, थर्ड वाला देखो। थर्ड क्या बोल रहा है कि P और S के बीच में कितने लेटर होना चाहिए, 4 लेटर होना चाहिए। P और S के बीच में हमारा कितने लेटर होना चाहिए जी, तो 4 लेटर होना चाहिए। तो हम यहाँ पर थर्ड लिख लेते हैं, ठीक है, कि देयर आर ऑलवेज 4 लेटर्स बिटवीन P एंड S। अब यहाँ पर कुछ इस तरह से समझो, ब्लॉक लगा के, कि जैसे ब्लॉक बना के ऐसे समझो कि P जगह तो हमारा 12 ही है, लेटर तो 12 ही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब मान लो कि P यहाँ पर रखे, तो 4 के बाद 1 2 3 4 S यहाँ पर। अच्छा, तो P यहाँ पर हो जाएगा, तो S यहाँ पर, फिर P यहाँ पर, तो S यहाँ पर, 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 P यहाँ पर, तो S यहाँ पर। तो ये कितने तरीके हो गए, 7 तरीके। फिर S यहाँ पर, P यहाँ पर, ये तरीके कितने हो जाएंगे, तो 14 तरीके। तो P और S के बीच में ये 14 अलग अलग तरीके से हम P और S को रख सकते हैं। और एक का अरेंजमेंट कितना हो जाएगा, एक का वही होगा। देखो P और X तो फिक्स हो गया, बच गया 10 लेटर। 10 लेटर में T हमारा 2 बार रिपीट कर रहा है, तो ये पूरा अरेंजमेंट अगर केवल, तो ये कितना हो जाएगा, 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, ठीक है। लेकिन 14 अलग अलग तरीक़ों से हम P और S को क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। जो यहाँ पर ये देखो, ये भी लिखा है, देयर आर 14 वेज ऑफ सेलेक्टिंग 4 लेटर बिटवीन P एंड S। ये चीज़ को हम लिख सकते हैं, बता सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आप मेंशन कर सकते हो, यानी तो डायरेक्ट भी आप लिख सकते हो यहाँ पर कि द रिक्वायर्ड। अब पूरा स्टेटमेंट नहीं लिखना चाहते हो तो आप ऐसे लिखो, द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ ए वर्ड कितना हो जाएगा, ये देखो 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। लेकिन कितने अलग अलग तरीके से कर सकते हो, 14 वेज, 14 अलग अलग तरीके से हम कर सकते हैं। अब उसको वर्ड में मेंशन भी कर सकते हो। अब ये देखो, इसकी वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, इसकी वैल्यू हम ऑलरेडी यहाँ पर देखो, पहला यही तो है, देखो इसमें हमें 14 से मल्टीप्लाई, 1814400 को हमें किससे मल्टीप्लाई कर देना है, 14 से, ठीक है। तो इसको सॉल्व करोगे, इसका कैलकुलेशन करोगे तो आपका आ जाएगा 25401600, ये आया। तो इस तरह से आप करोगे, ठीक है। तो क्या गलती है और क्या होनी चाहिए ये आपको बता दिया गया।